गाइस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था इंटीग्रल कैलकुलस और इसमें आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, कैसे किसी गिवन फंक्शन का हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, इसके लिए हमने एक फ्लो चार्ट भी पढ़ा था, सम स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रल्स क्या है और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स क्या है। इन सारे टॉपिक्स को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। गाइज आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.1। पिछले लेक्चर में आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया गया था, आशा है आप लोग उसे बना भी लिए होंगे। सो गाइज आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर अप करेंगे। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब इवेलुएट करना है, इंटीग्रल इवेल्युएशन करना है ना। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 से आपका गिवन है, आपको इंटीग्रेट करना है 4e⁻³ प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालना है ना, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर दो फंक्शन एडिशन के फॉर्म में है, तो हम लोग यहां पर करेंगे क्या कि इंटीग्रल को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ e⁻³ dx। क्लियर है बच्चा? और प्लस यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 इंटू dx। 1 इंटू dx लिखिए चाहे dx लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 और e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होता है, लेकिन यहां पर जो e⁻x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई है, जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो डिवीजन में चला जाता है ना। इस चीज को हम लोग आगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, है ना। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में एक रूल है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वहां पे हमें और क्लियर हो जाएगा कि ये जो पावर में x के साथ जो 3 मल्टीप्लाइड है, किस प्रकार से वो इंटीग्रेशन के बाद डिवीजन हो जाता है ना। अभी फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है 3, जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो वो डिवीजन में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 इंटू e⁻3x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर e⁻3x डिवाइडेड बाई 3। हमने कहा e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, आपका डिवीजन में चला जाएगा। सो गाइस e⁻3x का इंटीग्रल हो जाएगा e⁻3x बाई 3 और प्लस यहाँ पर देखिए 1 dx करिए चाहे सिर्फ dx कीजिए। आपने पढ़ा था इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू x, पढ़ा था ना। सो गाइस इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो फाइनली इसको अगर हम लिखें तो लिखेंगे 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान चैप्टर है 7.1, बहुत आसानी से बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा देखते हैं। 7 में आपको इंटीग्रेट करना है x² इंटू 1 माइनस 1/x² dx। ये है आपका, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, x² को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा आपका x² और x² से 1/x² में गुना करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, मतलब जब x² से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा x² माइनस 1, है ना। और इंटीग्रल को हम यहाँ पर दो फंक्शन है जो कि सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, दोनों के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा आपका x² dx और माइनस हो जाएगा 1 dx, है ना। 1 dx या सिर्फ dx, बात बराबर है। तो x² का क्या होगा, हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल पढ़ा था, x⁴n का इंटीग्रल होता है x⁴n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। ये होता है, यहाँ पर x² है तो पावर क्या होगा, ऊपर एक ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा और फिर डिवीजन में हम लोग पावर प्लस 1 करके भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्या लिखें, ये इसका हो जाएगा x² का इंटीग्रल हो जाएगा x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, है ना। x⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 और माइनस dx का इंटीग्रेशन x हो गया और प्लस c। तो फाइनली इसको हम लोग क्या लिखेंगे,
इसको लिखेंगे 1/3x³ माइनस x प्लस c। क्लियर है बच्चा? ये 7 का आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यहां पर इंटीग्रेट करना है और ये इंटीग्रांड है आपका ax² प्लस bx प्लस c dx, है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को हर टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर ले आएंगे। कांस्टेंट टर्म के लिए हमने पढ़ा था कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाइड है और आपको इंटीग्रेट करना है तो कांस्टेंट को बाहर लाते हैं, k इंटू इंटीग्रल ऑफ fx dx ऐसा लिखते हैं। इसलिए जब भी हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और जो बचा हुआ फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a बाहर आ गया और x² dx। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर b बाहर आ गया और ये हो जाएगा x dx और प्लस c बाहर आ जाएगा तो सिर्फ बचेगा dx, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, a इंटू x² का हो जाएगा x² प्लस 1/2 प्लस 1 और यहाँ पर b इंटू x के पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 और प्लस c और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के जगह dx का इंटीग्रेशन x और यहाँ पर चूंकि c पहले से एक कांस्टेंट है तो यहाँ पर एक अनदर कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस कर देंगे। मतलब ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना। चूंकि c होने की वजह से c को न लिखकर k लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फाइनली क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका ax² 3 प्लस bx² 2 और प्लस cx प्लस k। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो आपका सिमिलर है 6 नंबर के तरह, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इंटीग्रेट करना है और यहाँ पर इंटीग्रांड है √x माइनस 1/√x टू दी होल स्क्वायर dx, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग √x का स्क्वायर और माइनस लिखेंगे 2 इंटू √x इंटू 1/√x और प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। यहां पर हमने a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर का कंसेप्ट यूज कर लिया है। अब इसको फाइनली लिखेंगे तो ये होगा इंटीग्रल ऑफ x और माइनस हो जाएगा, यहां से √x कैंसिल हो जाएगा तो -2 और प्लस हो जाएगा 1/x। क्लियर है ना। 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x हो जाएगा और ये dx हो गया। अब हम लोग यहां से इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x dx और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x dx और -2 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx। अब देखिए x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x के पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 और प्लस 1/x का इंटीग्रल होता है log x, है ना। यहाँ बेस e होता है और -2 इंटू और dx का इंटीग्रल हो गया x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो क्लियर है। अब हम लोग फाइनली इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2x² और -2x, है ना, और प्लस हो जाएगा log x टू द बेस e और प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है बच्चा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यहां इंटीग्रेट करना है आपको। इंटीग्रांड गिवन है, ये है आपका x³ प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x²। ये आपका इंटीग्रांड है, इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखिए यहां पर जो x² है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रत्येक टर्म के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे x³ और प्लस 5x/x² और प्लस 4/x²। यहाँ डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रत्येक टर्म के साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए x² x³ से कटेगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ देखिए एक x कट जाएगा तो बचेगा 5/x और यहाँ पर x² को ऊपर लेकर चल जाएंगे तो 4 इंटू x के पावर -2 हो जाएगा। अब हम प्रत्येक टर्म के साथ इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे
तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ x dx, और प्लस 5 को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स dx, और प्लस 4 को भी बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 2 dx हो जाएगा। तो देखिए ये जितना भी x के पावर वाला फॉर्म है उन सबको हम लोग इस फॉर्मूला पे इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x dx का हो जाएगा x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 और प्लस 5 हो गया, और इनटू यहाँ पर देखिए 1 बाई एक्स का इंटीग्रल होता है log x, तो ये हो गया log x, यहाँ बेस e होता है ना, और यहाँ पर प्लस 4 हो गया, और इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा x के पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको कितना लिखेंगे 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 5 log x, और यहां पर कितना हो जाएगा प्लस 4, और इनटू देखिए x के पावर माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो x के पावर माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा माइनस 1। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस मिलकर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x के पावर माइनस 1 को हम लोग पॉजिटिव कर देंगे इसका पावर, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब फाइनली हम लोग लिखेंगे 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 log x, है ना। इस पावर को यहां भी ला सकते हैं, log में जो पीछे मल्टीप्लाई होता है लॉगरिथमिक नंबर पे पावर हो जाता है, तो आप कर सकते हैं, है ना। चलिए, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया 4, और ये x टू दी पावर माइनस 1 नीचे आके पावर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 बाई एक्स हो जाएगा, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्लियर है बच्चा। तो ये था क्वेश्चन आपका 6 से लेकर 11 तक, जिसमें हमने एक क्वेश्चन आपका छोड़ दिया है 9 नंबर, और वो क्वेश्चन नंबर 9 किसके जैसा बनेगा 6 की तरह बनेगा। ठीक है, चलिए इतना उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चा। ये यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है। यहाँ जो इंटीग्रांड दिया है वो है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x और प्लस 4 और डिवाइडेड बाई आपका है रूट एक्स, है ना। इससे आपको इंटीग्रेट करना है। यहाँ फिर से हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में रूट एक्स है उसको हम लोग प्रत्येक टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब बाई रूट एक्स और प्लस 3x बाई रूट एक्स और प्लस 4 बाई रूट एक्स। क्लियर है ना। यहां पर हमने क्या किया, सारे टर्म्स के साथ डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपको मालूम है कि रूट एक्स का जो पावर होता है, रूट को तोड़ेंगे तो एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा, और नीचे से डिनोमिनेटर से जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं अब क्या, यहां पर हो जाएगा एक्स के पावर 3 माइनस 1/2 हो जाएगा ना। ऐसे लिखिए x के पावर 3 माइनस 1/2, क्योंकि रूट एक्स का पावर 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो घट जाएगा। प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x टू दी पावर 1 माइनस 1/2, और यहाँ पर हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, इसलिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 बाई रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस सी। ऐसे लिखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 2 रूट एक्स प्लस सी, है ना। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो यहां पर थर्ड टर्म को एज इट इज छोड़ देंगे, 4 बाई रूट एक्स लिखेंगे, है ना, और इतना इंटू डी एक्स। अब देखिए जरा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 1 5/2 x टू दी पावर 5/2, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x के पावर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही होगा, और प्लस ये हो गया आपका एज इट इज 4 बाई रूट एक्स। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रल को हर टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 5/2 dx, और प्लस यहाँ पर 3 बाहर आ गया, x टू दी पावर 1/2 dx, और प्लस यहाँ 4 बाहर निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स dx। क्लियर है। देखिए इन दोनों टर्म को हम लोग x टू दी पावर n वाले कॉन्सेप्ट पे, मतलब
इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n dx को हम लिखते हैं x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। इस पर तोड़ देंगे और इसके लिए 1 बाई रूट एक्स dx का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा x टू दी पावर 5 बाई 2 प्लस 1 बाई 5 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1। क्लियर। और यहां पर 4 इंटू और 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रल होता है 2 रूट एक्स, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सबका इंटीग्रल निकालकर और लास्ट में हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देते हैं। क्लियर है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, अब ये 5 बाई 2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बाई 2 हो जाएगा ना। देखिए एलसीएम 2 हो गया और 2 इधर आ गया तो 2 और प्लस 5 7 बाई 2, तो इधर हो जाएगा 5x टू दी पावर 7 बाई 2 प्लस नीचे हो जाएगा 7 बाई 2 और यहाँ पर 3 इंटू प्लस 3 इंटू और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बाई 2 हो जाएगा। तो x टू दी पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2। क्लियर है। और यहाँ पर हो गया 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 रूट एक्स प्लस c। अब जरा इसको भी अरेंज कर लीजिए। देखिए 7 बाई 2 को अरेंज करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा 2 बाई 7 हो जाएगा, मतलब इसको लिखेंगे 2 बाई 7 इंटू एक्स टू दी पावर 7 बाई 2 और प्लस देखिए 2 ऊपर चल जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिखेंगे प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 और प्लस 8 रूट एक्स प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रांड है आपका एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 dx, है ना। आप देखिए यहाँ पर इस फर्स्ट 2 टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 टर्म में से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस 1 और लास्ट 2 में से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो बचा एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 dx। अब ये आपका फैक्टर हो गया बच्चा और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, है ना। इसका इंटीग्रल निकालना है। यहाँ फैक्टर हो गया। अब x माइनस 1 कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना। अब यहाँ पर इंटीग्रल को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस यहाँ पर 1 dx या सिर्फ इंटीग्रल ऑफ dx का वैल्यू x होता है और प्लस c। तो फाइनली हो गया कितना 1 बाई 3 एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। क्लियर है बच्चा। अब चलिए 14 और 15 को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 और 15 एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें से हम लोग 15 बनाएंगे, 14 आप स्वयं कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, यहां जो आपको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रांड दिया हुआ है आपका रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 dx। इसे इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। रूट एक्स से ये अंदर जितने भी टर्म्स हैं उस सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स और प्लस 2x रूट एक्स और प्लस 3 रूट एक्स, इतना हो जाएगा आपका dx। क्लियर है बच्चा। अब क्या करेंगे, आपको मालूम है कि रूट एक्स का पावर, रूट एक्स को जब हम रूट हटाएंगे तो x का पावर 1 बाई 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 1 बाई 2 प्लस 2x इंटू एक्स का पावर 1 बाई 2 और प्लस 3x के पावर 1 बाई 2 dx। क्लियर है ना। अब यहाँ पर सेम बेस हो तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो इसको अब हम लिखेंगे 3x टू दी पावर 2 प्लस 1 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बाई 2 हो जाएगा ना। तो पहला टर्म हो जाएगा 3x टू दी पावर 5 बाई 2 प्लस यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई 2 करेंगे तो 3 बाई 2 हो जाएगा। तो दूसरा टर्म हो जाएगा
2x⁴/2 और प्लस तीसरा टर्म देखिए, तीसरा एज इट इज लिख देंगे 3x⁴1/2 dx। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रल को हर टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x⁵/2 dx, कांस्टेंट को बाहर निकालते चलेंगे, है ना, और प्लस यहाँ हो जाएगा 2x⁵3/2 dx और प्लस यहाँ 3 बाहर निकल गया, x⁴1/2 dx। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं x⁴n वाला फॉर्मूला से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x⁵5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 इंटू x⁵3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 और प्लस 3 इंटू x⁴1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कितना हो जाएगा बच्चा, कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर 5/2 प्लस 1 हो गया 7/2, तो 3 इंटू x⁴7/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3/2 प्लस 1 हो गया 5/2, तो ये हो गया 2 इंटू x⁵5/2/5/2। क्लियर। और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x⁵3/2/3/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है। अब जरा अरेंजमेंट कीजिए, देखिए 7/2 में 2 पलटी मार के ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3×2=6/7 इंटू x⁴7/2 प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/5 x⁵5/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 ऊपर चल जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x⁴3/2 प्लस c, है ना। आप चाहें तो यहां से लेकर यहां तक x⁴3/2 कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, और नहीं भी ले सकते हैं। आप चाहें तो यहां से, मैंने कहा यहां से पहला से तीसरे टर्म तक x⁴3/2 कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो आप कॉमन लेके भी अरेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 15, 3 क्वेश्चन ये हो गया, है ना। समझ में आया आप लोगों को। चलिए इसको लिख लीजिए, जरा दिनों को लिखिए। तो गाइस आगे है अगला क्वेश्चन, 15 तक कर लिया था अभी, अब हम लोग करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। लेकिन 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 6, 9, 14, 15 जैसा ही है ना, 16 नंबर क्वेश्चन। सो गाइस 16 नंबर क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। अभी मैं आपको करा रहा हूं 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, यहां आपको इंटीग्रेट करना है 2x², इंटीग्रांड जो है आपका 2x² माइनस 3 sin x, और यहां पर है प्लस 5 रूट एक्स इंटू dx, है ना। ये 17 नंबर क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रांड है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स dx। क्लियर है। अब हम लोग इसको जरा क्या करेंगे, यहां पर सिंपली यहां से इंटीग्रल को सारे टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते चलेंगे, तो यहां हो जाएगा 2 और इंटीग्रल ऑफ x² dx और माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ sin x dx और प्लस 5, और यहां पर हो जाएगा रूट एक्स बच गया, तो रूट एक्स का यहाँ x का पावर में लिख दीजिए, तो रूट एक्स को लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1x⁴1/2 dx। क्लियर है। चलिए अब इनका इंटीग्रल निकाल लीजिए, तो ये हो गया आपका 2 पहला टर्म, और x² का इंटीग्रल हो जाएगा x⁴2 प्लस 1/2 प्लस 1 और माइनस 3 और इंटू sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, है ना, और प्लस 5, और यहाँ पर x⁴1/2 का इंटीग्रल हो जाएगा 5 इंटू x⁴1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देख सकते हैं। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू x⁴3/3 और यहां पर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 cos x, और यहां पर कितना हो जाएगा प्लस 5 इंटू, और ये हो जाएगा आपका x⁴3/2
बाई 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब अरेंज कर लीजिए, तो इसको लिखेंगे फाइनली 2/3 x⁻³ प्लस 3 cos x और प्लस यहां पर 2 ऊपर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10/3 x⁻³ और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका आंसर हो गया, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 17 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, यहां आपको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रांड दिया हुआ है sec x इंटू sec x प्लस tan x, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के लिए sec x को इन दोनों टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec x में sec x से गुना करेंगे तो, और फिर tan x में गुना करेंगे तो हो जाएगा sec x इंटू tan x, है ना। और आपको अब फॉर्मूला मालूम है बच्चा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x और sec x इंटू tan x का इंटीग्रल होता है sec x। तो यहां पर सबसे पहला काम इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx और प्लस दूसरा टर्म हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x dx। क्लियर है? और अभी हमने बताया sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x, है ना, और प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रल होता है sec x। तो ये हो गया tan x प्लस sec x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। एक्सरसाइज 7.1 डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन बनता है ना। 7.1 में जितने भी क्वेश्चन है इसकी जो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है उसका एप्लीकेशन करके बनाइए, और क्या करना है 7.1 में, या थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करके डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करके बना लीजिए, है ना। बहुत आसान चैप्टर है ये, लेकिन ये आपका बेस मजबूत करेगा, है ना। इससे आपकी बेसिक क्लियर होगी और जो फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले उनकी अच्छी, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। समझे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चा, आगे करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में है, यहां इंटीग्रेट करना है आपको किसको, sec स्क्वायर x बाई cosec स्क्वायर x, है ना। तो हम लोग यहां पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, sec स्क्वायर x को 1 बाई cos स्क्वायर x लिख सकते हैं और cosec स्क्वायर x को 1 बाई sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो sec स्क्वायर x हो गया आपका 1 बाई cos स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर x हो गया 1 बाई sin स्क्वायर x। क्लियर है ना। अब यहाँ पर दोनों टर्म न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर ये पलटी मारेगा, और पलटी मारने के बाद इसका फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x dx, है ना। और ये वैल्यू किसके बराबर, tan स्क्वायर x के बराबर। तो sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x हो गया tan स्क्वायर x, है ना। लेकिन हम तो जानते हैं tan स्क्वायर x का इंटीग्रल होता ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेबल फॉर्मेट में लिखने के लिए इसको तोड़ देंगे। तो tan स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से अगर लिखें तो sec स्क्वायर x माइनस 1 ये लिखते हैं, tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर दोनों टर्म के साथ इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, है ना। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना, tan x, तो ये हो गया tan x और माइनस dx का या 1 dx का इंटीग्रल कितना x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा बहुत क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का यूज करके गिवन इंटीग्रांड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड फॉर रिजल्ट्स को यूज करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रांड है 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx, है ना। यहां पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है आपका न्यूमरेटर के प्रत्येक टर्म के साथ। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 बाई cos स्क्वायर x और माइनस 3 साइन x बाई cos स्क्वायर x, यही लिखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ 2 तो 2 है और 1 बाई cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। तो पहला टर्म हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x हो जाएगा बच्चा,
और माइनस यहां देखिए एक यहां पर साइन के साथ एक कॉस लीजिएगा तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा tan x, और एक कॉस नीचे डिनोमिनेटर बच जाएगा तो 1 बाई कॉस एक्स का मतलब हो गया sec x, तो 3 sin x बाई कॉस एक्स, तो 3 sin x बाई कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 3 sec x इंटू tan x लिख सकते हैं ना। बात समझ में आई ना कैसे करेंगे। एक cos x को एक sin x के साथ लगाएंगे तो tan x हो जाएगा, एक cos x नीचे बचेगा 1 बाई cos x इज इक्वल टू sec x हो जाएगा, और 3 ऑलरेडी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तीसरा स्टेप जो है अब हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 sec x इंटू tan x dx। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रत्येक टर्म के साथ, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx, और माइनस यहाँ 3 को बाहर निकाल लीजिए तो इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x dx लिख सकते हैं। चलिए दोनों का रिजल्ट हमें मालूम है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x और sec x इंटू tan x का इंटीग्रल होता है sec x, तो ये हो गया 2 tan x और माइनस 3 sec x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक ये सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, या तो इनमें डायरेक्ट जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप यूज करके निकाल लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, या फिर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का स्टैंडर्ड जो फार्मूले मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उनका यूज करके इनको बना लीजिए। क्लियर है ना। और मेरे ख्याल से जो एंटी डेरिवेटिव इंस्पेक्शंस के आधार पे जो आपको निकालना था वो आप बना लिए होंगे, उसे आप पिछले लेक्चर में भली भांति अच्छी तरह से समझ गए थे, है ना। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर उन दोनों क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, अगला 2 क्वेश्चन 21 और 22 ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। तो पहले हम लोग 21 को करेंगे। 21 में पूछ रहा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, है ना। देखिए यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया है कि इंस्पेक्शंस के आधार पर निकालिए, है ना। जब आपसे पूछे कि एंटी डेरिवेटिव इंस्पेक्शंस के आधार पर निकालिए तो आपको जो गिवन फंक्शन है उसके लिए चेक करना होता है कि किसका डेरिवेटिव है ये, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि इंस्पेक्शंस के आधार पर निकालिए, तो आप डायरेक्टली ये जो दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको, समझ रहे ना। यहाँ पर फाइंड एंटी डेरिवेटिव या द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का मतलब है कि इसका x प्लस 1 बाई रूट एक्स का आपको इंटीग्रेट करना है इसे, है ना। यहाँ इंस्पेक्शन के आधार पर इसका मतलब ये किसका डेरिवेटिव है ये सब खोजने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्टली इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, इसको हम लोग लिख लेते हैं आई फॉर इंटीग्रल, और यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, है ना। और देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं 1 बाई रूट एक्स के लिए हमें मालूम है फॉर्मूला 2 रूट एक्स होता है ना। लेकिन यहाँ पर रूट एक्स को हम लोग पावर में ब्रेक कर देंगे, तो पहले एक बार इसको लिख लीजिए, रूट एक्स को लिखेंगे एक्स टू दी पावर 1 बाई 2, है ना, और प्लस 1 बाई रूट एक्स को इसको एज इट इज छोड़ दीजिए और dx हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर इंटीग्रल को दोनों टर्म के साथ क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1 बाई 2 dx और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट एक्स dx लिखेंगे ना। यहाँ पर x टू दी पावर n का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस 1 बाई रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं, और ये होता है 2 रूट एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ पर अब हम लोग इसका पावर तोड़ देंगे, क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास वो सब पावर के फॉर्म में है ना। तो पहले देखिए पहला टर्म क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, और यहाँ पर दूसरा टर्म हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस सी। अब इसको अरेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 बाई 2 गुलाटी मारेगा तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 और इंटू एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 और प्लस 2 एक्स टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 2 बाई 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस सी। तो देखिए किसमें है, चारों ऑप्शन में से देखिए ये जो ऑप्शन आपका सी दिख रहा है
वो सेम रिजल्ट है। देखिए 3/2 3/2 x टू दी पावर 3/2 x टू दी पावर 3/2 2 x टू दी पावर 1/2 2 x टू दी पावर 1/2 प्लस c। तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सी जो है आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास गिवन क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ fx का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए यहां है ना, यहां गिवन है डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x टू दी पावर 4, ये गिवन है। सच दैट इस प्रकार से है कि f2 का वैल्यू 0 है तो fx का मान कितना होगा। तो देखिए यहां पर डेरिवेटिव दिया हुआ है, हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल fx अगर आपके पास स्मॉल fx के बराबर है तो हम इसको लिखते थे किस प्रकार से, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल fx dx इज इक्वल टू कैपिटल fx प्लस c, यही लिखते थे। तो यहां भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो रिजल्ट है इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो हमें fx मिल जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल fx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x³ माइनस 3/x टू दी पावर 4 dx, ऐसा लिख देंगे, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x³ और यहाँ पर देखिए 3 और 1/x4 है, x4 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर -4 हो जाएगा ना, और dx हो गया, यहाँ भी dx लिख दीजिए फर्स्ट टर्म के साथ, ये हो जाएगा आपका 4 × x³ dx। क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखिए अब हम लोग थोड़ा सा स्टेप्स को रिड्यूस करते चलेंगे, है ना, नहीं तो क्वेश्चन लंबा होता जाएगा। अभी तो छोटा छोटा क्वेश्चन है तो कम समय में बनता है, लेकिन आगे जो है ना लंबा लंबा क्वेश्चन है, तो अगर स्टेप्स का रिडक्शन नहीं करेंगे तो बहुत लंबा बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए x³ का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, पावर 1 जुड़ता है और फिर उसी से भाग लगाते हैं, तो x³ का इंटीग्रल हो जाएगा x टू दी पावर 4/4, है ना, और माइनस यहाँ 3 × और यहाँ फिर से पावर में 1 जोड़ के और फिर हम पावर में 1 जोड़ के भाग लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा x टू दी पावर, देखिए -4 में +1 करेंगे तो -3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई -3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चा, x टू दी पावर 4 और यहाँ माइनस माइनस प्लस और कितना हो जाएगा x के पावर -3 प्लस c। अब यहाँ पर x के पावर -3 को नीचे ले जा सकते हैं, आप ले जा सकते हैं ना, तो इसको आप लिखेंगे x टू दी पावर 4 और प्लस हो जाएगा 1/x³ और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये जो वैल्यू आपको मिला, ये आपका किसका वैल्यू मिला, ये fx का वैल्यू मिल गया। लेकिन आपके पास गिवन है f2 इज इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे, यहीं से f2 का वैल्यू निकाल लीजिए। fx में x की जगह 2 डाल दीजिए, तो यहाँ पर 2 डालिए तो 2 का पावर 4 और प्लस कितना हो जाएगा 1/2 के पावर 3 और प्लस c। तो देखिए इसका वैल्यू कितना है 0, है ना, f2 का वैल्यू गिवन है 0, तो ये 0 हो गया और यहाँ पर हो गया आपका 16 और प्लस 1/8 प्लस c, है ना। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 16 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा आपका 129/8, है ना, मतलब 129/8 प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। और यहां से 129/8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपको c का वैल्यू मिल जाएगा, c इज इक्वल टू -129/8। क्लियर है बच्चा, तो c निकल गया। अब c का मान जो है यहाँ पर इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो fx का वैल्यू निकल जाएगा। तो गाइस इसका आंसर हम लोग यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी हो गई है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए फाइनली क्या हो गया, fx का मान अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकाला था ना x टू दी पावर 4 और प्लस 1/x³ और यहाँ पर c का वैल्यू कितना निकाला -129/8, तो -129/8, तो ये आपका जो है fx का मान हो जाएगा, है ना, fx इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 प्लस 1/x³ -129/8। तो देखिए तो इसमें किसका आंसर है, ऑप्शन ए को आप ध्यान से देखिए, x टू दी पावर 4 है
+1/x³, क्लियर है, -129/8। तो ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्लियर बच्चों, तो ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे बन गया है ना। सो गाइज आज के लेक्चर में यहीं तक। आज एक्सरसाइज 7.1 आपका क्लियर हो गया। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है, जो मैंने छोड़ा है ना, 1 से लेकर 5 तक उधर छोड़ दिया है, और उसमें से एक आध क्वेश्चन शायद एग्जाम्पल में मैंने करवा दिया था और आपको अच्छी तरह से बता दिया था इसे कैसे करना है। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहता है तो आप जरूर उसे मुझे बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उसे शामिल कर लिया जाए, है ना। सो गाइज आज का लेक्चर यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में, है ना, मुख्य रूप से 4 मेथड पढ़ना है, वो उसकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, है ना। सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से शुरुआत करेंगे हम लोग। आज का लेक्चर यहीं तक, और इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, लिखिए।